नमस्कार, मैं मिस्टर पीके आज आपके सामने नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज हमारा टॉपिक रहेगा सेल। ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं। ये बेसिक चीज़ें अगर आपको नहीं पता होती हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं आगे जाके। किस तरीके से डायग्राम हमें ड्रॉ करना है, कई सारी चीज़ें, इसके सेल्स ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं, न्यूक्लियस केंद्र किसे कहते हैं, केंद्र का मतलब क्या होता है ना, रिक्तिका कैसी होती है, किस तरीके से सब कुछ दिखता है, होता है, वो सब चीज़ें इसमें देखेंगे। देखो, पहले बात आती है कि कोसा या कोशिका होती क्या है। ठीक है ना, कोसा बोलो या कोशिका एक ही बात है। जैसे हम लोग सेल कहते हैं, सेल मतलब क्या है, कैसा भी जीवधारी हो, जीव जंतु, सजीव, उसका जो पूरा शरीर है कोसा से मिलकर बनता है। चाहे वो जीवाणु हो, चाहे वो अमीबा हो, प्रोटोजोआ, चाहे वो एनिमल्स कैसा भी हो, सभी कोसा से मिलकर बनते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें, एक घर है, वो पूरा घर ईंटों से मिलकर बना है, तो उसमें एक यूनिट क्या है, ईंट है। ऐसे हमारी जो पूरी बॉडी है उसमें एक यूनिट क्या है, कोसा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं एक कोसा जो है एक छोटी यूनिट है जिससे पूरी पूरी बॉडी बनी हुई है। ठीक है ना, तो ये हम लोग समझ सकते हैं कोश का मतलब क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अगर हिंदी में हम लोग बात करें, स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचनात्मक, संरचनात्मक, और फंक्शन मतलब क्या होता है, क्रियात्मक। मतलब संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसकी, जीवन की या शरीर की, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कोसा बोलेंगे। क्लियर। अब देखो, ये मैंने एक डायग्राम बनाया है प्लांट सेल का। जैसे मैंने उस दिन आपको एक डायग्राम बना के दिखाया था, वो बैक्टीरियल सेल का डायग्राम था। ये है पादप कोशिका का डायग्राम। कई सारे इसमें ऑर्गेन्स हैं, जैसे हम लोग बात करेंगे, और जो मध्य में है, बीच में है, इसे हम लोग केंद्रक बोलते हैं या न्यूक्लियस बोलेंगे। न्यूक्लियस, केंद्रक। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, ये भी आपको याद रखना है। रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे पहले 1665 में, किसमें, 1665 में, जैसे होता नहीं है मधुमक्खी के छत्ते षटभुजी आकार के, जैसे मैं अभी यहाँ पे एक छत्ता बनाऊं इस तरीके से, तो ये छत्ता कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे करके। समझ रहे हो ना, इस तरीके से। अब आप छत्ता जब देखोगे तो किस, ये वाला स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, यानी कि इसका जो एक स्ट्रक्चर है, ये क्या है, सेल है। और जब ये बहुत सारी सेल मिलती हैं, पूरा पूरा ग्रुप सेल का बनता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू या हिंदी में ऊतक। क्लियर। ये चीज़ आप नोट कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके नोट करना भी जरूरी है। तो देखो, रॉबर्ट हो गए। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे कि ये किस आधार पर ये चीज़ें डिफाइन की जाती है, जैसे मैंने बोला प्लांट सेल, अभी मैं आपके सामने एक सेल बना दूं यहाँ पर नॉर्मल तरीके से, तो कैसे डिफाइन करेंगे ये प्लांट सेल है, बैक्टीरियल सेल है या एनिमल सेल है। तो देखो, अगर सेल के बाहर की तरफ सेल वॉल है, ये आपकी है कोसा भित्ति, ये बाहर की तरफ क्या है, कोसा भित्ति है ये, जैसे हम लोग सेल वॉल कहते हैं। सेल माने कोसा, वॉल माने दीवार, भित्ति। ठीक है, ये है कोसा भित्ति। अगर सेल के चारों तरफ कोसा भित्ति है तो वो प्लांट सेल है। अगर केवल मेम्ब्रेन है, कला है, अगर ये केवल कला है यहाँ पे, तो ये क्या है, ये एनिमल सेल है। अब ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि समझ सकते हो कि अगर कोसा भित्ति है चारों, तो देखो मैं अभी बता रहा था, जैसे अगर कोई सेल है उसके चारों तरफ कोसा भित्ति या सेल वॉल है तो वो प्लांट सेल है, और सेल के चारों तरफ केवल मेम्ब्रेन है, कला है, तो वो एनिमल सेल है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं कि किसने क्या बताया था।
फिर हम इस डायग्राम को थोड़ा सा स्टडी करेंगे। जैसे अगर देखो बात आती है, अभी आपको मैंने बताया था कि सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोसा का अध्ययन किया। ठीक है, अगर देखो ये क्वेश्चन है सारे के सारे, अगर बात आती है कि जो कोसा सिद्धांत है, जो सेल थ्योरी है, वो किसने दी? कोसा सिद्धांत या सेल थ्योरी। कई एग्जाम से पूछा गया है ये, तो इनका नाम है, हिंदी में लिखता हूं प्रॉपर, मैथियास स्लीडेन या स्लाइडेन, और दूसरे हैं थियोडोर स्वान। थियोडोर स्वान, ठीक है ना। ये चीज़ आप नोट करते ही साथ साथ में, सेल थ्योरी किसने दी? तो मैथियास स्लीडेन। कुल मिला के यह है कि इतना भी नाम याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं अगर बड़ा लग रहा है तो। जो लोग एसएससी या बैंक की तैयारी कर रहे हैं, पूरा नाम याद करने की जरूरत भी नहीं है वैसे, कि स्वान और स्लीडेन ने सेल थ्योरी दी थी। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने किस आधार पर कोसा को डिवाइड किया था? वो थी सेल वॉल, और इन्होंने अपनी एक बुक लिखी, उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया उस बुक का नाम था। इस तरीके से, ठीक है, ये आप याद कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं इसको, कि कौन सी बुक रॉबर्ट हुक ने लिखी थी, तो कौन सी है? माइक्रोग्राफिया। क्लियर। देखो इसके अलावा बात आती है जैसे कि सेल में कौन कौन से अंग या ऑर्गेनेल्स होते हैं। देखो मैंने डायग्राम पहले बना लिया है, क्योंकि थोड़ा टाइम वेस्ट ना हो। इतना टाइम बच्चों के पास नहीं होता है कि पूरा वीडियो या मैं डायग्राम बनाऊँ तो वो देखते रहें। आप ये चीज़ नोट भी करते जाइए साथ साथ में। मैं बार बार इसे साफ कर देता हूँ यहाँ से। देखो जैसे लेबलिंग की बात करेंगे तो ये पूरा क्या है? ये केंद्रक है, केंद्रक, ठीक है ना, जैसे हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। अब देखो इसके अंदर की तरफ जाते हैं तो ये जो बाहर वाली परत है, इसको हम लोग बोलेंगे केंद्रक कला और ईआर, जिसका पूरा नाम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। जिन ईआर के ऊपर छोटे छोटे से इस तरीके से कण होंगे, पॉइंट होंगे, किसी के ऊपर हो सकते हैं, किसी के ऊपर नहीं भी हो सकते, और जिसके ऊपर हैं सिंपल तरीके से, उसको बोलते हैं हम लोग आर ई आर। मतलब क्या है? यहाँ पे आर का मतलब होता है रफ से। रफ माने क्या होता है वैसे हिंदी में? खुरदरा। तो ऐसे ई आर को हम लोग बोलेंगे खुरदरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। और जिन ई आर के ऊपर कुछ नहीं है, बिल्कुल जो इनकी सतह है कैसी है? स्मूथ है, सपाट है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एस ई आर। यानी कि एस का मतलब यहाँ पे स्मूथ से है, स्मूथ, ठीक है ना। हिंदी में बोलेंगे चिकना या सपाट, समझ सकते हो। जहाँ पे आर लगाए रफ खुरदरा है, परत कैसी? खुरदरी। और जहाँ पर कुछ नहीं है, सपाट है, स्मूथ है, तो वो एस ई आर हो जाएगा। इसके अलावा और अंदर जाएंगे तो ये जो गोल गोल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं केंद्र का, ठीक है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस या केंद्र का बोलेंगे इसको। मार्कर चेंज कर लेता हूं। देखो ये होगी केंद्र का। बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं कि सर केंद्रक और केंद्रका में क्या अंतर है। केंद्रक बड़ा वाला स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो छोटा वाला स्ट्रक्चर है उसे हम लोग केंद्र का बोलते हैं। क्लियर। इसके अलावा देखो बात कर लेते हैं, जैसे थोड़ा सा लेवलिंग करने के लिए मुझे साफ करना पड़ेगा इधर से। देखो इस तरफ से ये देखेंगे, ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ से, ये इसको हम लोग बोलेंगे क्रोमेटिन धागे या क्रोमेटिन नेटवर्क। जैसे आप लोगों ने सुना होगा गुणसूत्र है ना, क्रोमोसोम। तो जब सेल विभाजित होती है, डिवीजन होता है, तो यही बाद में जाके क्रोमोसोम में या गुणसूत्रों में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर और क्या है? तो यहाँ पर देखो इस तरीके से कुछ छिद्र भी होते हैं, होल, तो इसको नाम दे दिया जाता है यहाँ पर केंद्रक छिद्र या न्यूक्लियर पोर। क्लियर। देखो इसके अलावा जो लिक्विड है इसमें,
जो द्रव्य भरा पड़ा है उसको हम लोग बोलेंगे केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। न्यूक्लियोप्लाज्म, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे मान लो भी लिख दिया न्यूक्लियोप्लाज्म। मोस्टली जिन शब्दों में पीछे प्लाज्म आएगा उसका मतलब किससे होगा, लिक्विड से होगा, है ना। अब आप एग्जाम देते हैं उसमें केंद्रक द्रव्य लिखा है, नहीं समझ पा रहे हैं, और न्यूक्लियोप्लाज्म लिखा है इंग्लिश में, तो प्लाज्म माने लिक्विड है और न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस से है, यानी जो केंद्रक के अंदर है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है। अगर हम अब थोड़ा सा बाहर आएंगे तो इसमें ये वाला स्ट्रक्चर आप दिख रहा है आपको, लाइक काजू, काजू जैसा स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं रिक्तिका, ठीक है ना। ये है आपका रिक्तिका या वैक्यूल, इसको हम लोग रिक्तिका या वैक्यूल कहते हैं। इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में इस तरीके से एक लिक्विड और भरा रहता है, पूरे स्ट्रक्चर में ऐसे एक तरल पदार्थ और पाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म या कोसा द्रव्य। देखो कई बच्चे पूछते हैं कि सर कोसा द्रव्य और जीव द्रव्य में क्या अंतर है, बहुत से लोग बिल्कुल सेम समझते हैं इसको, जीव द्रव्य। इसको तो बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक, इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब मतलब क्या है, अगर केवल इस वाले लिक्विड की बात कर रहे हैं तो ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। अगर हम लोग कोसा द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य जो मैंने अभी आपको बताया था, यानी कि ये वाला इसके अंदर जो है, इन दोनों को मिला के बात करेंगे तब उसको हम लोग जीव द्रव्य कहेंगे। क्लियर। देखो इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हम लोग लवक बोलते हैं, यानी कि प्लास्टिड, क्योंकि आप समझ सकते हो हम लोग क्या बना रहे हैं, ये प्लांट सेल का डायग्राम है पादप कोशा का। तो सिंपल सी बात क्या है, जैसे अगर कोई भी चीज़ हरी है तो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा, हरे प्लवक के द्वारा, हरे रंग को छोड़ के एनी अदर कलर है उसमें तो वो हो जाएगा आपका क्रोमोप्लास्ट, यानी कि वर्डी लवक। कोई रंग ही नहीं है, रंगहीन है, कलरलेस है जड़ों में, उसमें होता है आपका ल्यूकोप्लास्ट। बताऊंगा बाद में जब टॉपिक आगे बढ़ेगा। तो ये जो इसमें ये स्लीपर नुमा स्ट्रक्चर है, चप्पल जैसा, इसे हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना, जैसे हम लोग कोशा का बिजली घर भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। इसके अलावा हम बात करें तो इसमें एक छोटा सा बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लाइसोसोम। सबके अपने 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 कार्य हैं। देखो बात कहाँ पे थी, जैसे छोटा वाला गोल स्ट्रक्चर है उसे हम लोग बोलते हैं लाइसोसोम। ऐसा भी नहीं है कि जो डायग्राम मैंने बनाया है आप उसको ऐसा कैसा ही बनाएं, ऐसा कुछ नहीं है। ये इधर भी आ सकता है, ये यहाँ भी आ सकता है, ये यहाँ भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है ना। कि आप कहोगे सर डायग्राम बिल्कुल ऐसा कैसा ही बनाए, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी बना सकते हो इसको। लाइसोसोम को हम लोग आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, यानी कि सुसाइड बैग भी कहते हैं। इसको आराम से तसल्ली समझना है, क्यों कहते हैं बताएंगे बाद में। जैसे ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, यहाँ पे RER का मतलब क्या है, SER का मतलब क्या है, या केंद्र का काम क्या है, सेल वॉल का क्या काम है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, तो सब कुछ आपको हम लोग आराम से सब कुछ बताएंगे, ठीक है। अब देखो हम लोग बात करते हैं, जैसे ये जो कोशा का स्ट्रक्चर है इसमें कहीं कहीं पे इस तरीके से छिद्र होता है, होल होता है, यहाँ पे ये होल है, यहाँ पे होल है, ये वाला छिद्र है, ये वाला छिद्र है ना, यहाँ पे भी छिद्र है, यहाँ भी छिद्र है। तो ये जो छिद्र है उनको नाम देते हैं हम लोग प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है ना। जिन लोगों ने बायोलॉजी बिल्कुल नहीं पढ़ी, तसल्ली से आराम से देखते जाइए, समझते जाइए कि क्या है, किस तरीके से है, क्योंकि डायग्राम को देखने से, समझने से बहुत सारी थ्योरी कंप्लीट हो जाएंगी बिना लिखे ही। एक बार डायग्राम पूरा बता रहा हूं मैं, आप केवल प्रॉपर तरीके से सुनिए कि मैं बोल क्या रहा हूं, ठीक है। हाँ, जैसे अगर एक और रह गया हमारा गोल्जी का है, ठीक, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ इस तरफ, इसको हम लोग बोलते हैं गोल्जी का है या गोल्जी बॉडी बोल सकते हैं। अब इसको हम लोग बोलते हैं कोशा का ट्रैफिक पुलिस, ठीक है ना, ये कोशा का ट्रैफिक पुलिस है। इसके अलावा इसमें हम लोग बात करेंगे, ये वाला स्ट्रक्चर और रह गया, इसको हम लोग बोलेंगे माइक्रो टिब्यूल्स। अब देखिए एक बार पूरे को रिमाइंड करते हैं, कोशा की हम लोग बात करते हैं तो कोशा एक यूनिट है हमारी बॉडी की, छोटी छोटी कोशाएं मिलके
टिश्यू बनाती हैं, ऊतक बनाती हैं। ऊतक से फिर धीमे धीमे जाके पूरा समूह ऊतक का बनेगा, तो फिर अंग बनेंगे, मतलब ऑर्गेन्स बनेंगे। अंग बनने के बाद में फिर पूरा पूरा बॉडी का सिस्टम बनेगा, है ना, आँत, पेट, जो भी लिवर, हार्ट, जो भी सिस्टम है वो धीमे धीमे बनेगा। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई? कोसा से स्टार्टिंग होती है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो सेल है इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोसा जीवन की एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। क्लियर? अब हम लोग कोसा की बात करें तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में कोसा को एक मधुमक्खी के छत्ते के स्ट्रक्चर के जैसा बताया। मैंने अभी आपको बताया था स्ट्रक्चर, षटभुजी आकार का 6 भुजाओं वाला। ठीक है, आप किताबों में देखेंगे तो आपको तरह तरह के डायग्राम मिलेंगे। तो कोसाएं होती कई सारे प्रकार की हैं, गोल भी कोसा होती है, चौकोर भी होती है, इस तरीके से कोसा होती है। तो मैं चाह रहा हूँ एक डायग्राम ऐसा बनाऊं सिंपल, जिससे आप आराम से इजीली समझ सकें। मोस्टली ये वीडियो टेट, सीटेट, एसएससी, बैंक, वो स्टूडेंट जो बायोलॉजी बहुत पहले पढ़ के छोड़ चुके हैं उनके लिए काफ़ी ये यूजफुल रहेगा। ठीक है, केंद्रक की बात करेंगे इसमें हम लोग। ये केंद्रक है जिसे हम लोग कंट्रोल रूम ऑफ द सेल कहते हैं। सभी क्रियाओं का ये कंट्रोल करके रखता है। जैसे घर में एक मैन आदमी होता है ना, मम्मी पापा कोई भी हमारे घर में एक मैन है जिस पर सब कुछ कंट्रोल रहता है, ऐसे ही पूरी बॉडी में कौन है? ये कोसा में केंद्रक है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे ये पूरा पूरा सिस्टम एक कोसा का है। बहुत सारी कोसा होती हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, देखो एक और चीज़ इसमें रह जाती है, यहाँ से मुझे इसको हटाना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने इससे पहले आपको बताया था सेल थ्योरी, है ना, उसमें 2 साइंटिस्ट थे, एक स्लीडेन थे और एक स्वान थे। तो इन्होंने इस कोसा सिद्धांत में सेल थ्योरी में कुछ बातें बताई थी जो आपको याद रखनी है। जैसे पहला पॉइंट क्या है? जितनी भी सेल्स होंगी, जितनी भी कोशिका होंगी, वो बढ़ती रहती है। यानी कि नई कोशिकाओं का जो फॉर्मेशन है, निर्माण है, वो पुरानी कोशिकाओं के डिवाइडेशन से या बंटने से होगा। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हो कि कोशिकाएं बढ़ती रहती हैं, कोशिकाएं बढ़ती हैं। इसके अलावा सेकंड हम लोग पॉइंट की बात करें, हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि जो नई कोशिका बनेगी, जो नई कोशिका है, सपोज करो मैं यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ, है ना, इस तरीके से षटभुजी आकार हो गया, 1 2 3 4 5 6। अब नई कोशिका बनेगी इससे, तो वो ये हट जाएगी, दूसरी कोशिका बन जाएगी। यानी कि मतलब क्या है? ये ओल्ड सेल है और ये न्यू सेल है। पुरानी कोशिकाएं हटेंगी और नई कोशिकाएं बनेंगी। क्लियर? प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होगा। ये सब के सब पॉइंट सेल थ्योरी के अंतर्गत आते हैं, आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है ना? और क्या बताऊं? एक मिनट रुक जा, थोड़ा सा और। इसके अलावा जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे ये जो था पूरा पूरा सिस्टम, ये कोसा भित्ति के आधार पर हमने प्लांट सेल बनाई। जैसे अगर मैं यहाँ पर डायग्राम बनाऊं सेल, एनिमल सेल का, तो उसमें ये सेल वॉल नहीं होगी, है ना। इसके अलावा लवक नहीं होगा, क्योंकि लवक मोस्टली प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक, अब जैसे हम लोग बात करेंगे, आपने सुना होगा प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो वो केंद्रक के आधार पर ही, मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था, इस केंद्रक के आधार पर ही प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल बनती है। प्रोकैरियोटिक, देखो कैरियो आ गया, इसमें कैरियो आ जाता है यहाँ पर, इसका मतलब क्या? केंद्रक। अब ये जो डायग्राम है ये वाला, आप इसको बना के देख सकते हो। ठीक है, ये बिल्कुल विकसित केंद्रक है। और जब जीवाणु कोशिका का मैंने डायग्राम आपको बनाया था, तो वहाँ पर मैंने इस तरीके से एकदम से बेकार क्वालिटी डायग्राम बनाया था केंद्रक का। इसका मतलब क्या है? ये केंद्रक प्रॉपर नहीं है। तो ऐसे केंद्रक हम लोग बोलते हैं केंद्रकाव। इसको एग्जैक्ट केंद्रक नहीं बोलेंगे, इसको केंद्रकाव बोलेंगे। इंग्लिश में इसको बोलते हैं न्यूक्लियॉइड। क्लियर? अब देखो एक चीज जरा कंपेयर करो, जैसे ये प्लांट सेल है ना, और ये आता है आपका यूकैरियोटिक में, ये है यूकैरियोटिक। इजीली हमें देखना है, जिसमें केंद्रक पूर्ण विकसित हो, नहीं है। और अंतर क्या बनते हैं? इसमें केंद्रक कला है, यानी कि
मेम्ब्रेन है इसमें बाहर वाली, इसमें ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल भी। इसमें देखो माइटोकॉन्ड्रिया है, हरित लवक है, गोल्जी बॉडी है, ईआर है, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसमें ये नहीं है। ऑप्शन में आपको दे देगा वो लिख के कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है या क्या नहीं है, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या चीज़ नहीं है और इसमें क्या है जो इसमें नहीं है। आ रहा ना समझ में? इसमें नॉर्मल तरीके से जो डीएनए वाला स्ट्रक्चर होगा गोल होगा इस तरीके से, ऐसे करके। मतलब जैसे हम लोग नॉर्मल तरीके से देखो डीएनए पढ़ते हैं तो सब जानते हैं कि 9th 10th में पढ़ते हैं हम लोग कि डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे करके ये वाला स्ट्रक्चर है ना। तो ये लीनियर डीएनए है, रेखाकार डीएनए है ये, ठीक। और ये जो डीएनए है, सही बता तो मैं कहाँ चल रहा था, जैसे ये है ना, ये लीनियर डीएनए है, रेखाकार डीएनए है ये। अब मोस्टली जो बैक्टीरिया होते हैं यानी कि जो प्रोकैरियोटिक जीव हैं उनमें डीएनए का स्ट्रक्चर पूरी इस तरीके से होगा, गोल, समझ में आ रहा ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे प्लाज्मिड, यानी कि सर्कुलर डीएनए इज कॉल्ड प्लाज्मिड। आप देख सकते हो ये डीएनए कैसा है, ये वाला स्ट्रक्चर, और ये वाला डीएनए कैसा है, इसे हम लोग बोलते हैं रेखाकार डीएनए, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, यानी आपको आराम से तसल्ली से ये डायग्राम देखना है कौन कैसे कैसे क्या है इसमें, ठीक है। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसके जो सारे के सारे कोशिकांग हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, किस तरीके से काम करता है, ये न्यूक्लियस केंद्र क्या है, गोल्जी बॉडी क्या है, इसको ट्रैफिक पुलिस क्यों कहते हैं, इसको हम लोग रसोई घर क्यों कहते हैं कोशिका को, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। क्यों इसका